हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कशन करेंगे फिनॉल्स के ऊपर, और फिनॉल्स में भी कुछ रिएक्शंस तो हम देख चुके हैं। आज जो हम फिनॉल की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फाइन, हम अपनी बात को शुरू कर रहे हैं नाइट्रेशन से। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां देखिए, नाइट्रेशन आप अच्छे से जानते हैं, क्लास 11th में हमने बेंजीन का नाइट्रेशन किया है। ओके, बेंजीन का जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो बेंजीन एरो के ऊपर कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4 और फिर इस बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप आकर जुड़ जाता था। फाइन, आपको अच्छे से याद होगा, नाइट्रोबेंजीन बन जाता था, पुरानी बात है। आज हम वही नाइट्रेशन करने जा रहे हैं, लेकिन आज हम नाइट्रेशन करेंगे फिनॉल का। बातें थोड़ी बदली है। बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। ग्रुप लाइक जैसे यहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसे बेंजीन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो बेंजीन की होती है वो काफी स्लो होती है। इसीलिए हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने वाला रिएजेंट तो लेना ही लेना होता है, और साथ में कैटलिस्ट भी लेने होते हैं जिससे कि रिएक्शन थोड़ी तेज हो। इस वजह से हम जब भी इसका नाइट्रेशन करते थे तो हम कंसंट्रेटेड HNO3 तो लेते ही थे, साथ ही साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 भी प्रेफर करते थे कैटलिस्ट की जैसे। और जब इसका रिजल्ट आता था इस रिएक्शन का, तो रिजल्ट में इस पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाता था और हम इसे कहते थे नाइट्रोबेंजीन। आपको याद होगी ये बात अच्छे से। फाइन, नाउ द पॉइंट अराइज, ये हो गया। अब फिनॉल के अंदर आपने H2SO4 क्यों नहीं लिया, और जो H2SO4 फंक्शन यहां करता था वो फंक्शन फिनॉल में कौन करेगा? तो सबसे पहले हमने H2SO4 को यहां इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि OH जब रिंग से जुड़ जाता है तो वो बेंजीन रिंग के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा देता है और रिंग काफी एक्टिव हो जाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जब बढ़ जाएगी तो पावरफुली पॉजिटिव को खींचेगी। दैट्स व्हाई OH खुद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सपोर्ट करता है। तो जो काम H2SO4 करता वो काम इटसेल्फ OH ग्रुप जो कि बेंजीन रिंग से अटैच्ड है उसने कर दिया, रिंग की ऊपर कुछ पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाकर, जो कि इनवाइट करती है इलेक्ट्रोफाइल को बहुत आसानी से अपनी तरफ। दैट्स व्हाई हमने H2SO4 यूज नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, कंसंट्रेटेड यूज क्यों नहीं किया? अगर हम यहां पे कंसंट्रेटेड HNO3 यूज कर लेते तो आप जानते हैं रिएक्शंस काफी तेज होने वाली है, काफी विग्रस होने वाली है, क्योंकि काफी एक्टिवेटिंग ग्रुप ऊपर जुड़ा हुआ है। तो सारी ऑर्थो, मतलब कि दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन तीनों पे ही NO2 जुड़ जाता और हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड स्पीशीज मिल जाती। लेकिन अभी हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड स्पीशीज, या मैं कहूं कि हमें फिनॉल के ऊपर मोनो सब्स्टिट्यूशन करना है। मतलब फिनॉल तो है ही और उसके ऊपर एक ग्रुप और लाकर जोड़ना है, इधर ऑर्थो पे या पैरा पे, तीनों पे लाके नहीं जोड़ना। इसलिए हमने कंडीशंस थोड़ी सी वीक कर दी। इसलिए जब हम डाइल्यूट HNO3 कर देते हैं तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं उनका नंबर भी कम हो जाता है, और इलेक्ट्रोफाइल्स का नंबर कम हो जाएगा तो हमें फिर सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो हमें या तो ऑर्थो मिलता है साथ में पैरा मिलता है। ऐसा नहीं होता कि यहां पे भी और यहां पे भी तीनों पे NO2 जुड़ जाए। ऐसा हो सकता है यदि आपने कंसंट्रेटेड HNO3 लिया। कंसंट्रेटेड HNO3 ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल्स सप्लाई करेगा, और वो सारे इलेक्ट्रोफाइल्स जिन जिन पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी, जो कि आपको अच्छे से पता है, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे होगी, उन सब पे आके जुड़ जाएगा और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड स्पीशीज बन जाएगी। लेकिन हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड स्पीशीज बनानी है। दैट्स व्हाई हमने कंडीशंस थोड़ी सी वीक रखी है। दैट्स व्हाई डाइल्यूट HNO3 प्रेफर किया है। जैसे हम डाइल्यूट HNO3 डालेंगे, इलेक्ट्रोफाइल आपको अच्छे से पता है NO2+ है, एक बार ऑर्थो पे जोड़ दिया और एक बार हमने पैरा पे जोड़ दिया। फाइन, ये बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये बन गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। नाउ अब एक क्वेश्चन आता है, मेजर कौन बनेगा? तो मैक्सिमम केसेस में 99.99% केसेस में तो आपको पैरा ही मेजर बनता है। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, सिमेट्रिकल होता है, कई सारी बातें हैं। लेकिन इस वक्त पैरा माइनर क्वांटिटी में बनेगा और ऑर्थो मेजर क्वांटिटी में बनेगा। ऐसा तब हो सकता है जब ऑर्थो कंपाउंड्स स्टेरिक हिंड्रेंस के बावजूद ज्यादा स्टेबल हो, और वो ज्यादा स्टेबिलिटी आती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने 11th में भी देखी है, अभी भी वापस देख रहे हैं हम, आप समझ जाएंगे अच्छे से। तो इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। इंट्रा मतलब विद इन द सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाएं, मतलब आपस में चेन ना बने, मॉलिक्यूल अपने अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना ले। और इंटरमॉलिक्यूलर में अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे एक फिनॉल का मॉलिक्यूल है नाइट्रो, या हम कह लेते हैं नाइट्रोफिनॉल कह लेते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल का एक मॉलिक्यूल है, दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल का एक मॉलिक्यूल है, तीसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल का एक मॉलिक्यूल है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए ना, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। और मैं कहता हूं एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल है, दूसरा भी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल है, तीसरा भी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल है। लेकिन इनमें आपस में ना होकर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, मतलब इसका दूसरे मॉलिक्यूल से कोई कनेक्शन नहीं, इसका इस मॉलिक्यूल से कोई कनेक्शन नहीं, तो अंदर ही अंदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल हो जाए तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर, और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, कंपाउंड्स के बीच में हो, तो फिर वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इसका काफी फर्क पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट पे, वो अभी आपको देख के अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पे अगर पूछा जाए कि पैरा जो है वो माइनर बन रहा है और ऑर्थो मेजर बन रहा है, तो आप इसका जवाब देंगे क्योंकि ऑर्थो ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल क्यों है? इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टेरिक हिंड्रेंस,
तो ये स्टेबल है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और उसी की वजह से इसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है। देखिए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मेजर अमाउंट, पैरानाइट्रोफिनॉल माइनर अमाउंट। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और जब बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस अच्छे खासे हो तो आप उन्हें डिस्टिलेशन टेक्निक से अलग कर सकते हैं। लेकिन हम डिस्टिलेशन पर अभी बाद में आते हैं। डिस्टिलेशन में ही कौन सा डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं, ऑर्डिनरी डिस्टिलेशन क्यों नहीं कर रहे, उस पर भी अभी अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये मेजर है और ये माइनर है। फाइन, इनके रीजंस मैं आपको देता हूं। तो सबसे पहले मैं इनके अंदर आपको इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता हूं। ये देखिए, जो बातें मैंने अभी आपको बोली है ना, वो सारी यहां पे लिखी हुई है कि OH ग्रुप काफी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इस वजह से कंसंट्रेटेड HNO3 को आपको लेने की जरूरत नहीं होती, डाइल्यूट से ही काम हो जाता है, और वो सारी बातें। अब यहां देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, आपको साफ नजर आ रहा होगा कि ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। आप गौर से अगर यहां देखें तो ये NO2 ग्रुप है और ये OH है। ये वाला जो जगह आपको नजर आ रही है, ये है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। रिंग काफी बड़ी है, राइट ना, बहुत छोटी रिंग होती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनते। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने की सारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, वो डिस्टेंस भी आपको मिल गया है। पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, देखिए बेंट है, ये प्लेनर ट्रायंगुलर है, बिल्कुल हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट से ही आगे बढ़ते हैं। फाइन, तो यहाँ पे ये रिंग यहाँ एक रिंग तो बनी रही है, पर यहाँ पे देखें आप तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और इसे कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। इसमें भी है, इसमें भी है। ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ रहे, ये अपने आप में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके जुड़े हुए हैं। जबकि अगर आप बात करें पैरानाइट्रोफिनॉल की, पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना, ये फिनॉल हो गया, ये पैरा पोजीशन पे, ये भी देखिए वही है, बिल्कुल ज्योमेट्री वही है, बेंट है, ये प्लेनर ट्रायंगुलर है, बेंट है, प्लेनर ट्रायंगुलर, बेंट, प्लेनर ट्रायंगुलर। फाइन, अब इसके अंदर देखें तो ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्या फर्क पड़ जाएगा? पहला क्वेश्चन तो ये दिमाग में आ गया होगा कि बीच में क्यों हो रही है, ये विद इन द मॉलिक्यूल क्यों नहीं हो रही। भाई मैंने अभी आपसे कहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आपका होना जरूरी है। यहां पे ये काफी नजदीक आ गए थे, लेकिन यहां पे आप देखिए ये O और इसका H काफी दूर है, जबकि नाइट्रोजन का मतलब NO2 का जो O है और OH का जो H है काफी पास है। OH का H ये रहा और NO2 का O ये रहा, डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गया, तो इनमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती। इस डिस्टेंस से ज्यादा नजदीक, तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसके मुकाबले, तो दूसरा मॉलिक्यूल इसके ज्यादा नजदीक होता है, और जैसे दूसरा मॉलिक्यूल इससे ज्यादा नजदीक आता है तो इसका O जो कि इसका O था और दूसरे वाले के OH से H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब ये तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हुई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट ना। इंटर मतलब अलग अलग, इंटरकास्ट मैरिज आप समझ गए होंगे, अलग अलग कास्ट में, तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, देखिए यहां हो गई, फिर ये O, फिर इसका H और ये। अब पॉइंट ये कि इन दोनों का जो मोलर मास है, मॉलिक्यूलर मास है, वो तो बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि रिंग है, बेंजीन रिंग है, एक OH और NO2 है, ऊपर और नीचे सेम है। जब मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट्स में इतना डिफरेंस क्यों आ गया? तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आया जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में ही है, लेकिन एक में इंटर है और एक में इंट्रा है। क्या फर्क पड़ जाएगा? आप कुछ इस तरीके से सोचिए कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, हम जब उन्हें बॉईल करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी लिक्विड स्टेट छोड़ते हैं और वेपर स्टेट में जाते हैं, और जो मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अटैच्ड थे, उनके उस अटैचमेंट को आपको तोड़ना होता है। हमेशा ध्यान रखिए, बॉइलिंग पॉइंट में केमिकल बॉन्ड्स नहीं टूटते, फिजिकल बॉन्ड्स टूटते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस टूटते हैं। केमिकल बॉन्ड अगर आप तोड़ दोगे, वाटर को आप बॉईल कर रहे हो और H और O के बीच का बॉन्ड तोड़ दोगे, इधर H और O के बीच का बॉन्ड तोड़ दोगे, तो हवा में ऑक्सीजन अलग जा रही है, तो हाइड्रोजन अलग जा रहे हैं, ये तो प्रकृति बदल गई। फाइन, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो वाटर को जब आप बॉईल करते हैं तो जो वेपर आती है उसका भी फॉर्मूला तो H2O ही होता है। तो फिर बॉन्ड्स कौन से टूटे? बॉन्ड्स टूटे जो एक H2O मॉलिक्यूल और दूसरे H2O मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो टूटी है। फाइन, और दो मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखने वाला बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा, तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी और बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा आएगा। अब शायद आपको बात समझ में आई होगी कि इस वाले केस में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं, तो जब ये वेपर स्टेट में जाना चाहेंगे तो अलग अलग जाते हैं, इसलिए इनके ये बीच के इंटरेक्शंस आपको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी और इसलिए एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, क्योंकि ये जब बॉन्ड टूटेंगे तभी ये अलग होंगे, क्योंकि हैवी इतने ज्यादा हो जाते हैं एक दूसरे से जुड़ के कि सब एक साथ ऊपर नहीं जा सकते, तो बॉन्ड टूटेंगे और तभी ऊपर जाएंगे, इवॉपरेट होंगे, वेपराइज होंगे। जबकि अगर आप इस केस में बात करें तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी, इस केस के अंदर आपस में इंटरैक्शन नहीं है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर इंटरैक्शन नहीं है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल इंटरैक्शन है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने से या इसके होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन क्योंकि जब हम गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल ऑलरेडी पहले से अलग अलग है, तो जैसे आप गर्म करेंगे ये इवॉपरेट होना शुरू हो जाएंगे और जल्दी इवॉपरेट होंगे एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि ये तब इवॉपरेट हो सकते हैं जब ये बॉन्ड्स टूट जाएं, राइट। तो इसीलिए इनको इवॉपरेट करने के लिए, इनको गैसियस स्टेट में पहुंचाने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू दिस। दैट्स व्हाई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखने वाले मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट कम और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखने वाले मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है।
आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। फाइन, तो अब यहां देख लीजिए आप, तो जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है, 216 है, 279 है, बहुत अच्छा डिफरेंस है। हम तो ये कहते हैं कि अगर 30-35 डिग्री का भी डिफरेंस आ जाए तो हम डिस्टिलेशन टेक्निक से अलग कर लेते हैं। डिस्टिलेशन आप समझते ही हैं, जो भी मिक्सचर है उसे आप राउंड बॉटम फ्लास्क में लीजिए, गर्म कीजिए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी इवॉपरेट होगा, आगे उसे कंडेंसर से पास कीजिए और जैसे आप ठंडा कर लेंगे उसको, तो एक तरफ जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट है वो मिल जाता है और जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है वो इधर रह जाता है। हम यहां पे डिस्टिलेशन यूज नहीं करते, ध्यान रखिएगा। अगर आपने डिस्टिलेशन लिख दिया, केवल डिस्टिलेशन लिखा तो गलत। रीजन, क्योंकि डिस्टिलेशन अगर आप करेंगे तो डिस्टिलेशन करने के लिए आपको काफी हीटिंग करनी होगी और नॉर्मली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत हीट सेंसिटिव होते हैं। लिमिट से ज्यादा अगर आप उन्हें थोड़ी सी भी हीट देते हैं तो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। वही प्रॉब्लम यहां पे होती है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर दे दिया जाए तो बॉयल करने से पहले ही डिकम्पोज हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि डिकम्पोज भी ना हो और बॉयल भी हो जाए। फिर बोलता हूं, क्लास 11th क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था जब हमने स्टीम डिस्टिलेशन की एप्लीकेशंस देखी थी कि स्टीम डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में तो आपको नहीं बताऊंगा, बोर्ड्स के हिसाब से तो बस इतना काम हो जाएगा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि दोनों बन गए, मेजर माइनर भी आ गए, तो आप बताइए आप इनको सेपरेट कैसे करेंगे। तो आपको ये लिख के आना है थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक, बस ये लिख के आना है, केवल डिस्टिलेशन नहीं लिखना है। मैं फिर बोल रहा हूं स्टीम डिस्टिलेशन आपको लिख कर आना है, उससे आपका काम हो जाएगा। फाइन, बोर्ड्स में इससे ज्यादा पूछेंगे भी नहीं, कॉम्पिटेटिव में भी नहीं पूछने वाले हैं, लेकिन हाँ स्टीम डिस्टिलेशन पे अलग से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।